हेलो एवरीवन। IS@अचीवर्स चॉइस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो का विषय है भारत पर विदेशी आक्रमण। यह टॉपिक मध्यकालीन भारत के इतिहास से है। इससे पूर्व भी एक वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें साहित्यिक शोध पर कवर किया गया है। क्योंकि विगत कुछ वर्षों से अगर हम देखें UPPCS का पैटर्न हो, RO या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, हिस्ट्री में पहले ये होता था कि मॉडर्न हिस्ट्री तैयार कर लीजिए, काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। लेकिन विगत कुछ वर्षों से बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। अब एंसेंट हिस्ट्री, मिडवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न तीनों में से लगभग बैलेंस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाने का पैटर्न शुरू हुआ है। और ऐसे में ये हो जाता है कि आप जितना एंशियंट और मिडवल को पढ़ते हैं उतना ही मॉडर्न को पढ़िए, और लगभग मॉडर्न और मिडवल से क्वेश्चन काफ़ी कुछ कवर होते हैं। इसलिए एंशियंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों पार्ट में से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर करके चलिए, और इन्हीं परिवर्तनों को ध्यान में रखकर इस वीडियो में तथ्यों को शामिल किया जा रहा है। आई होप ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम ओरिएंटेड फैक्ट्स हो सकते हैं या पूछे जाने का जो भी आसार है आगे के विगत एग्ज़ाम्स में, वो आपको इसमें कवर किया जा रहा है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत पर विदेशी आक्रमण। उस समय कौन सा वंश था भारत में? वर्धन वंश की उस समय समाप्ति हो रही थी और उत्तरी भारत की उस समय एकता खंडित हो गई थी। भिन्न भिन्न स्थानों पर स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होने लगी थी। अब यहाँ से प्रश्न ये बनता है कि जब आक्रमणकारी भारत में आ रहे थे उस समय किस वंश का शासन था? तो यहाँ से क्वेश्चन ये होगा आपका ऑप्शन वर्धन वंश का। इसी क्रम में भारत पर दो शक्तियों ने आक्रमण किया। वो दो शक्तियाँ कौन कौन सी थी? अरब थे और तुर्क थे। अरब और तुर्क दो आक्रमणकारी थे जिन्होंने शुरुआत में भारत पर आक्रमण किया। भारत पर अरबों का आक्रमण जो हुआ, अरब पहले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। उन्होंने 712 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर, और पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उम्मद खलीफा के सेनापति मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरब मुस्लिम था। तो ये नाम याद रखिएगा, कौन प्रथम मुस्लिम था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने भारत पर आक्रमण किया था, और ये प्रथम अरब मुस्लिम था जिसने सिंध और मुल्तान को जीता था। यहाँ सिंध होगा। भारत में जजिया कर का प्रथम प्रवर्तन भी मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का राजा दाहिर था, जो कि एक अदूरदर्शी राजा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि मोहम्मद बिन कासिम के समय कौन था सिंध का राजा? तो राजा दाहिर था। अरब आक्रमण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है ये देख लेते हैं। चरक संहिता एवं पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया गया। पंचतंत्र का अरबी अनुवाद कलीला वादिमना नाम से हुआ। यानी भारतीय संस्कृति में जो भी ग्रंथ मौजूद थे उनको इन लोगों ने अपनी भाषा में अनुवाद किया हुआ है और उसका नाम बदलकर अपनी भाषा में रखा हुआ है, कलीला वादिमना। यानी चरक संहिता और पंचतंत्र ग्रंथों का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है? वो है कलीला वादमिना। अरबों ने दिरहम नामक सिक्के का सिंध में प्रचलन करवाया। ऊंट पालन और खजूर की खेती प्रारंभ की। भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ तो उसका क्या प्रभाव है? अरबों ने सिंध पर अधिकार करने में सफलता पाई, परंतु वे भारत में स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे। खलीफा की विलासिता एवं दुर्बलताओं ने इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। पहले ईरानियों ने इस्लाम के नेतृत्व को अपने हाथों में लिया, उसके पश्चात क्या हुआ? इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथ में गया। भारत में इस्लामी राज्य को स्थापित करने का श्रेय किसको जाता है? तुर्कों को जाता है। अब कुछ शासक हैं। अल्पतगीन, गजनी साम्राज्य यामनी वंश अर्थात गजनी वंश का संस्थापक अल्पतगीन था, जिसकी राजधानी कौन सी थी? तो मध्य एशिया में स्थित थी, गजनी थी। सुबक्तगीन
या अल्पतगीन का दास था। भारत पर प्रथम तुर्क आक्रमण 986 ईस्वी में इसी ने किया था। इसमें हिंदू शाही शासक जयपाल के राज्य पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। मोहम्मद गजनी व अन्य जो शासक हुए हैं जैसे बुतचिकन, इसको मूर्ति भंजक के रूप में भी जाना जाता है, यह सुबुक्तगीन का पुत्र था और इसका मुख्य उद्देश्य था भारत की संपत्ति को लूटना। कौन था? बुतचिकन। इसको मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसने भारत की संपत्ति बहुत लूटी। 1001 से 1027 के मध्य गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किया। यानी भारत इतना उस समय समृद्ध और संपन्न था कि उस समृद्धता से आकर्षित होकर आक्रमणकारी आते थे यहाँ लूटने के लिए। जाहिर सी बात है, जहाँ समृद्धि होगी वहीं पे लूटा जाएगा। जैसे आजकल बैंकों को लूटा जा रहा है। 1001 से 1027 के मध्य गजनबी ने कुल 17 बार आक्रमण किए। गजनबी का प्रथम आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही शासक जयपाल पर हुआ और वहिंद की पहली लड़ाई में जयपाल पराजित हुआ। जयपाल ने अपने निरंतर पराजयों से स्वयं को इतना अधिक अपमानित अनुभव किया कि उसने आत्मदाह कर लिया। इसी श्रम से इसने अपना आत्मदाह कर लिया। 1025 ईस्वी में महमूद गजनबी एक विशाल सेना लेकर फिर सोमनाथ पर आक्रमण करने आया, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों की क्या उस समय मानते थे वो कि हमें कोई ज़रूरत नहीं है सुरक्षा के लिए खड़े होने की, ऑलरेडी भगवान खुद की सुरक्षा कर लेंगे। इसी कहीं ना कहीं अंधविश्वास के कारण महमूद गजनबी सोमनाथ पर आक्रमण करने में सफल रहा था और उसने काफ़ी धन लूटा था वहाँ पे। इस आक्रमण के समय गुजरात का शासक भीमदेव था। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण हुआ तो कौन शासक उस समय शासन में था? तो भीमदेव था। अंतिम आक्रमण, जिस समय गजनबी सोमनाथ को लूटकर वापस जा रहा था, रास्ते में सिंध के जाटों ने उसे परेशान किया। जाटों को दंड देने के लिए उसने फिर 1027 ईस्वी में अंतिम बार भारत आया। उसने भेरा के दुर्ग पर आक्रमण किया। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महमूद गजनबी के दरबारी कवि का नाम था फिरदौसी और इसकी पुस्तक का नाम है सहनामा। अलबरूनी भी महमूद गजनबी के दरबार में था। इसकी पुस्तक का नाम है किताबुल हिंद। बैहाकी भी इसी के दरबार में था और इसकी पुस्तक का नाम है तारीख़ सुबुक्तगीन। नेक्स्ट है संसबनी वंश। इसके शासक मोहम्मद गौरी। महमूद गजनबी ने भारत को आर्थिक और सैनिक दृष्टि से काफ़ी दुर्बल बना दिया था, लेकिन उसने भारत में तुर्क राज की स्थापना नहीं की। इस कार्य की पूर्ति करी है गौर वंश ने के शासक मोहम्मद गौरी ने। उसके बाद महमूद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी ने आक्रमण किया। प्रथम आक्रमण इसका था 1175 ईस्वी में मुल्तान पर और इसकी प्रथम हार 1178 में गुजरात के शासक मूलराज द्वितीय द्वारा हुई थी। इसकी मोहम्मद गौरी को बंदी बना लिया गया था उस समय, फिर लेकिन बाद में छोड़ भी दिया गया था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। यह युद्ध मोहम्मद गौरी और दिल्ली पर चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच हुआ, जिसमें गौरी की पराजय हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच मोहम्मद गौरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था, जिसमें गौरी की पराजय हुई थी। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ 1192 में। इसमें पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई और तराइन नामक स्थान जो है वो कहाँ पे है? तो हरियाणा के करनाल जिले में है। कन्नौज विजय के पश्चात मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई गई और सिक्कों की दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में मोहम्मद बिन शाम अंकित करवाया गया। चंदावर का युद्ध है। कन्नौज व इटावा के मध्य हुआ था चंदावर का युद्ध। 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। बिहार और बंगाल की विजय के बारे में गौरी अथवा ऐबक ने सोचा भी ना था। इस कार्य को गौरी के एक साधारण से सरदार बख्तियार खिलजी ने पूरा किया और उसने नालंदा और विक्रमशिला के विद्या केंद्रों को आग के हवाले कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा और विक्रमशिला के विद्या केंद्रों को आग के हवाले किसने किया था? जहाँ अमूल्य धरोहर थे, जहाँ पे सिर्फ मॉन्क रहते थे, जो भी बौद्धिस्ट होते थे वो होते थे, बाहर से आए हुए लोग पढ़ाई करते थे और इन्होंने क्या किया? वहाँ पे पूरा वो जला दिया बख्तियार खिलजी ने। 1205 में गौरी पुनः भारत आया, जहाँ उसका मुकाबला खोखरों से हुआ।
यह युद्ध बड़ा भयंकर हुआ और ऐबक के ठीक समय पर सेना को लेकर पहुंच जाने के कारण ही गौरी की विजय हो सकी। खोखरों को निर्दयता से कत्ल किया गया। मार्ग में सिंधु नदी के तट पर दमयक नामक स्थान पर शाम की नमाज पढ़ते हुए मोहम्मद गौरी पर कुछ व्यक्तियों ने आक्रमण करके उसको कत्ल कर दिया। इतिहासकार मानते हैं कि ये लोग जिन्होंने कत्ल किया वो खोखर थे। मोहम्मद गौरी की मुख्य सफलता उसके उत्तर भारत की विजय थी, जिसे उसके गुलाम ऐबक ने भारत के तुर्की राज्य में परिवर्तित कर दिया और जिसके कारण ही भारत के इतिहास में एक नवीन अध्याय सम्मिलित हुआ। अब ये नीचे आपको बॉक्स में मिल जाएगा। मोहम्मद गजनबी के भारत पर 17 आक्रमण कब कब रहे हैं, जैसे कि आक्रमण वर्ष और आक्रमण वाले प्रदेश के शासक कौन थे उस समय। जैसे पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र पर 1000 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय राजा थे हिंदू शाही राजा जयपाल थे। पेशावर पर जब आक्रमण किया 1001 ईस्वी में, उस समय शासक थे हिंदू शाही राजा जयपाल। भटिंडा में जब आक्रमण किया 1005 ईस्वी में, उस समय विजय राज थे। मुल्तान में आक्रमण किया 1006 ईस्वी में, उस समय दाऊद करमाथी थे। वाहिद पेशावर में 1008 से 1009 ईस्वी में उसने आक्रमण किया और उस समय के राजा थे हिंदू शाही राजा आनंदपाल थे। नारायणपुर अलवर में किया था 1009 ईस्वी में उसने आक्रमण और स्थानीय अज्ञात शासक थे उस समय। ये सुखपाल 1010 ईस्वी मुल्तान में राजा थे। टाइपिंग एरर है, ये सुखपाल यहाँ पे होगा। सुखपाल जो थे मुल्तान में थे। 1009 में शासक का पता नहीं है। नारायणपुर अलवर में कौन शासन कर रहा था। थानेश्वर में 1013 से 1014 ईस्वी में राजा राम शासक थे। नंदन 1014 ईस्वी में त्रिलोचन पाल शासक थे और कश्मीर 1015 से 1016 ईस्वी इसमें संग्राम लोहार शासक थे। मथुरा में 1018 से 1009 ईस्वी में प्रतिहार राज्यपाल शासन थे और एक कलिंजर में जो आक्रमण हुआ था 1019 ईस्वी में हुआ था और यहाँ के राजा थे गंड चंडेल एवं नीलोचन पाल। कश्मीर में 1021 में आक्रमण हुआ और यहाँ पे स्त्री शासिका थी। ग्वालियर व कलिंजर में 1022 में फिर आक्रमण किया इसने। गंड चंडेल राज उस समय शासन में थे। सोमनाथ मंदिर पर जब आक्रमण हुआ उस समय का जो समय काल था 1025 से 1026 ईस्वी था और राजा भीमदेव थे। ये समय काल याद रखिएगा, 1025 से 1026 ईस्वी। सिंध के जाट 1021 ईस्वी में जब आक्रमण हुआ तो उस समय जाट शासक थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे दिल्ली सल्तनत। इसमें इतना ही। आई होप इसमें आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी हेल्प करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड कमेंट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो। यूपीपीसीएस प्री के लिए टेस्ट सीरीज भी है, आरओ के लिए टेस्ट सीरीज है और भी अदर एग्ज़ाम जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इवन कोर्सेज भी बहुत सारे हैं। तो जो भी कोर्स आपको चाहिए आप कमेंट में बता सकते हैं। वीडियो को अंत तक सुनने के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।